एक टाइम था जब $1 खरीदने के लिए आपको अराउंड 60 रुपए देने पड़ते थे। फिर 70 हुआ, 80 रुपए हुआ, 90 हुआ और अब 95 के आसपास है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब भी रुपीस गिरता है हम बस एक ही लाइन सुनते हैं, डॉलर स्ट्रांग हो गया। लेकिन डॉलर स्ट्रांग क्यों हो रहा है? इंडिया के पास इतने बड़े फॉरेक्स रिजर्व्स होने के बाद भी रुपीस प्रेशर में क्यों है? और क्या रुपीस का गिरना मतलब इंडियन इकोनॉमी खराब हो रही है? एक्चुअली स्टोरी इससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले एक सिंपल चीज समझते हैं, रुपीस की वैल्यू कोई गवर्नमेंट एक रूम में बैठकर डिसाइड नहीं करती। मार्केट में डॉलर की डिमांड और सप्लाई होती है। अगर इंडिया में लोगों और कंपनीज को डॉलर ज्यादा चाहिए और मार्केट में डॉलर कंपैरेटिवली कम अवेलेबल है तो डॉलर एक्सपेंसिव होगा। और जब डॉलर 90 से 95 हो जाता है, इसका सिंपल मतलब है रुपीस की डॉलर के अगेंस्ट परचेजिंग पावर कम हो गई। लेकिन इंडिया को आखिर डॉलर की जरूरत पड़ती क्यों है? यहीं से असली स्टोरी स्टार्ट होती है। इमेजिन करो, इंडिया को बाहर से क्रूड ऑयल खरीदना है। इंडिया को ऑयल चाहिए पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, एयरलाइंस के लिए, ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी के लिए। और इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड जनरली डॉलर में होता है, मतलब इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए। अब इमेजिन करो, ऑयल की प्राइस सडनली बढ़ गई। आपको पहले $100 का ऑयल इंपोर्ट करने के लिए जितने डॉलर्स लग रहे थे, अब वही क्वांटिटी $120 की पड़ रही है। इंडिया को एक्स्ट्रा डॉलर्स चाहिए और जब एक कंट्री को मार्केट से ज्यादा डॉलर्स खरीदना पड़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और प्रेशर आता है रुपीस पर। करंट सिचुएशन में ये फैक्टर और इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अगस्त 2026 में मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच ब्रेंट क्रूड रफली 90 से $93 के एरिया तक पहुंचा है और इंडिया एनर्जी इंपोर्ट्स पर हैविली डिपेंडेंट है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन समझो। ऑयल महंगा, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा, डॉलर की डिमांड बढ़ी, रुपीस पर प्रेशर आया और इसी वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशन इंडिया के लिए सिर्फ फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, ऑयल सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं और ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो इंडिया के इंपोर्ट बिल पर प्रेशर आता है। जुलाई 2026 में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने भी सस्टेन्ड हाई क्रूड प्राइस को करेंट अकाउंट बैलेंस और फिजिकल डेफिसिट के लिए रिस्क बताया था। मतलब मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन उसका बिल इंडिया में भी आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि बस ऑयल एक्सपेंसिव हुआ और रुपीस गिर गया तो पिक्चर इनकम्प्लीट है। एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है डॉलर। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए यूएस डॉलर एक मेजर सेफ हेवन करेंसी है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिस्की एसेट से निकालकर सेफर एसेट्स की तरफ मूव कर सकते हैं और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स अट्रैक्टिव होने पर भी ग्लोबल मनी डॉलर एसेट्स की तरफ जा सकता है। अब इमेजिन करो, एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास इंडिया में 100 करोड़ इन्वेस्टेड है। अगर उसको लगता है कि ग्लोबल कंडीशंस रिस्की हो रही है तो वो इंडिया से पैसा निकाल सकता है। उसके पास रुपीस हैं, उसको उन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है। मतलब रुपीस बेचा जा रहा है, डॉलर खरीदा जा रहा है और ये भी रुपी पर प्रेशर क्रिएट करता है। स्टॉक मार्केट में हम अक्सर देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाइंग की, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की, लेकिन इसका करेंसी से भी कनेक्शन है। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसको रुपीस चाहिए, डॉलर सेल करेगा, रुपीस बाय करेगा और रुपीस को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब वो इंडिया से पैसा बाहर ले जाता है तो रुपीस सेल करेगा, डॉलर बाय करेगा, रुपी पर प्रेशर आएगा। इसलिए कभी कभी स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट की स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। फॉरेन मनी का डायरेक्शन भी बदलता है तो करेंसी मार्केट में भी इंपैक्ट आ सकता है। अब यहाँ एंट्री होती है आरबीआई की। अगर रुपी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स मार्केट में इन्वेंशन कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में आरबीआई के पास डॉलर्स का रिजर्व होता है। जब मार्केट में डॉलर डिमांड बहुत बढ़ जाता है तो आरबीआई डॉलर सेल करके रुपी को सपोर्ट कर सकता है और 2026 में आरबीआई ने रिपीटेडली फॉरेक्स मार्केट में इन्वेंशन किया है। हाल ही में अगस्त ट्रेडिंग में ट्रेडर्स ने रिपोर्ट किया कि आरबीआई स्पॉट मार्केट के साथ फ्यूचर्स और ऑफ शोर मार्केट्स में भी इन्वेंशन कर रहा था। इसी वजह से रुपी की मूवमेंट रिपीटेडली कंट्रोल रही डिस्पाइट ऑयल और ग्लोबल यील्ड्स प्रेशर्स। मतलब आरबीआई रुपीस को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आरबीआई डॉलर बेचकर रुपीस को सपोर्ट कर सकता है तो फिर रुपी को परमानेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर देता? यही वो पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। बिकॉज आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व अनलिमिटेड नहीं है। अगर सेंट्रल बैंक हर दिन मार्केट में डॉलर बेचकर करेंसी को एक पर्टिकुलर लेवल पर फोर्सफुली मेंटेन करे तो रिजर्व पर प्रेशर आ सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम, रुपी की रियल डिमांड और सप्लाई को परमानेंटली इंटरवेंशन से चेंज नहीं किया जा सकता। आप कुछ टाइम तक प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो लेकिन अगर अंडरलाइंग प्रॉब्लम बनी हुई है तो मार्केट इवेंचुअली उसको रिफ्लेक्ट करेगा।
इसलिए आरबीआई का ऑब्जेक्टिव यूजुअली रुपी को किसी एक मैजिक नंबर पर परमानेंटली लॉक करना नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना और मार्केट को ऑर्डरली रखना। रिसेंट रियूटर्स रिपोर्टिंग भी यही इंडिकेट करती है कि आरबीआई का फोकस शार्प डेप्रिसिएशन को कंटेन करने और वॉलेटिलिटी को मैनेज करने पर है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, रुपी गिरना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। नॉट नेसेसरली। कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए वीकर रुपी बेनिफिशियल हो सकता है। सपोज एक इंडियन कंपनी यूएस को गुड्स एक्सपोर्ट करती है और उसको $1 मिलियन मिलते हैं। अगर डॉलर के अगेंस्ट रुपी वीक हो तो सेम डॉलर रेवेन्यू को कन्वर्ट करने पर कंपनी को ज्यादा रुपीज मिल सकता है। लेकिन इंडिया एक मेजर इंपोर्टर भी है और हम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो वीकर रुपी का मतलब इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो सकता है और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स तक आ सकता है। अब आप बोल सकते हो, भाई मुझे फॉरेक्स मार्केट से क्या लेना देना। एक्चुअली आपको बहुत कुछ लेना देना है। डॉलर एक्सपेंसिव हुआ तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसिव हो सकता है। ऑयल एक्सपेंसिव हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी तो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ सकती है और बिजनेस की कॉस्ट बढ़ी तो प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है। और अगर आप फॉरेन एजुकेशन का प्लान बना रहे हो, तो फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो या कोई इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हो तो डायरेक्टली आपको ज्यादा रुपीज देने पड़ सकते हैं। मतलब 95 रुपए का डॉलर सिर्फ करेंसी चार्ट का नंबर नहीं है, इसका कनेक्शन आपकी रियल लाइफ से है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, रुपीज का शॉर्ट टर्म फॉल और रुपी का लॉन्ग टर्म डेप्रिसिएशन दोनों सेम चीज नहीं है। शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, फॉरेन फ्लोज, यूएस यील्ड्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स सब रुपी को मूव कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक कंट्री की करेंसी को समझने के लिए हमें देखना पड़ता है इंडिया कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करता है, इन्फ्लेशन कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है और इकोनॉमी कितनी कम्पिटेटिव बन रही है। यानी करेंसी की स्टोरी सिर्फ डॉलर की स्टोरी नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी की स्टोरी है। और करंट सिचुएशन को देखो, अगस्त 2026 में रुपी अराउंड 95-96 पर डॉलर के जोन में ट्रेड कर रहा है। 21 ऑयल प्राइसेस में शार्प मूवमेंट और मिडिल ईस्ट अनसर्टेनिटी के बावजूद आरबीआई इंटरवेंशन ने रुपीज को 96 के आसपास से नीचे स्टेबलाइज करने में हेल्प की। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व भी सब्सटेंशियल हैं। आरबीआई के इंटरवेंशन और रिसेंट फॉरेन करेंसी इन्फ्लोज ने एक्सटर्नल बफर को स्ट्रॉन्ग रखा है। रियूटर्स के मुताबिक रिसेंट इन्फ्लोज ने रिजर्व्स को $700 बिलियन से ऊपर पुश किया था। तो इंडिया के पास डॉलर्स की कमी की वजह से रुपीज कोलैप्स नहीं हो रहा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली व्हाई इज द इंडियन रुपी फॉलिंग? आंसर एक लाइन में नहीं है। रुपीज पर प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑयल एक्सपेंसिव हो रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, डॉलर डिमांड स्ट्रांग है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स कैपिटल फ्लोज के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंपोर्टर्स को डॉलर चाहिए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मनी फ्लो भी करेंसी को अफेक्ट करता है। और इन सब के बीच आरबीआई इंटरवेंशन करके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए रुपी गिर रहा है। लेकिन उसकी फॉल को एक्टिवली मैनेज भी किया जा रहा है। और शायद रुपी की स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, हम अक्सर करेंसी को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं। डॉलर 100 रुपए हो गया तो इंडिया हार गया, रुपीज 90 हो गया तो इंडिया जीत गया। बट इकोनॉमिक्स इतनी सिंपल नहीं होती। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब ये नहीं होता कि उसकी करेंसी हर साल स्ट्रॉन्गर ही होनी चाहिए। रियल क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया की इनकम बढ़ रही है, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, क्या एक्सपोर्ट्स कम्पिटेटिव हो रहे हैं, क्या इंडियन फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर रहा है और क्या हम इंपोर्टेड एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंसी ग्रेजुअली रिड्यूस कर पा रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली 95 रुपए का डॉलर प्रॉब्लम का सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन असली स्टोरी इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के अंदर लिखी होती है। और अगर इंडिया की प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस स्ट्रांग होती गई तो एक दिन रुपए की वैल्यू को सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे हिसाब से करेंसी की रियल स्ट्रेंथ वही है। तो रुपीस गिर रहा है, लेकिन क्या इंडिया भी गिर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना कि अगर $1 बराबर 100 रुपए हो गए तो इंडिया को सबसे बड़ा इंपैक्ट किस चीज पर पड़ेगा।